हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत पर किस प्रकार मुस्लिमों ने आक्रमण किया था। हम लोगों ने मुस्लिम आक्रमण को पढ़ लिया था, पूरा क्वेश्चन भी कर लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज्य किया था। पहला राजवंश था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, सभी तुर्क थे। उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय था 1206 से 1210 ईस्वी तक। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसे वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, जिसे हम आधुनिक समय में पोलो कहते हैं, में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद पर स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया, और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम ऐबक जो एक गुलाम ही था, जो स्वयं गुलाम था, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश उलवरी तुर्क जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान में मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में अपने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां
भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ खारिज में शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी की सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे, वह मंगवर्नी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। जब मंगवर्नी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका जो 175 ग्रैंड और तांबे का जीतल उसी के आरंभ में किए तथा सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खलीफत का प्रमाण प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए। डॉक्टर पी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर बुलजेज है के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को किसने कहा? तो ईश्वरी प्रसाद ने माना है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसका समय था 1236 से 40 ईस्वी तक। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उसने बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उलुग खां के नाम से जाना जाता। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह इलवरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। अंततः 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया। इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीद लिया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर आखुर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीरें मिले। मसूद शाह को सुल्तान बनने में उसने
तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह, जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जिसे भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पावो, सुल्तान की चरणों को चूमना की रीतियों की आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री, जिसे दीवान-ए-अर्ज कहते हैं, उसका अध्यक्ष इमाद उल मुल्क को बनाया गया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। से हमारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश खत्म होता है। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन, जो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 के रूप में करेंगे इस पूरा क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।